फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सजादवानी। आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है J&K स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अब ये दूसरा वीडियो है अबाउट J&K स्टेट लेजिस्लेचर। जनरल प्रोविजंस फ्रॉम सेक्शंस 51 टू 56। इससे पहले के जो सेक्शन है वो हमने खत्म किए हैं। सेक्शन 51 क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसा कि मैंने मॉक टेस्ट में भी पूछा था व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे मुझे लगा कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अ कंफ्यूजन। मैं आगे बताऊंगा पॉइंट नंबर 2 पे। पहले हम पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे दैट देयर आर 4 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर। मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इंडिविजुअल जो चाहता है कि मैं स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनूँ, मैं MLA बनूँ या MLC बनूँ, उसमें 4 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1, ही मस्ट बी द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, important point, he must subscribe an oath or affirmation according to the form in the 5th schedule. यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है दैट 5th schedule में बहुत सारी ओथ्स हैं। ये वो ओथ है जो एक कैंडिडेट लेता है या जिस ओथ पे वो साइन करता है इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स जब भी कोई कंटेस्ट करता है एक इलेक्शन से पहले ही हैज टू सब्सक्राइब टू एन ओथ। मीन्स जब भी एक पर्सन एज अ कैंडिडेट अपना फॉर्म सबमिट करता है, ही वांट्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, एट दैट टाइम ही हैज टू सो अ कैंडिडेट हु वांट्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, जो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, तो उस टाइम उसको एक ओथ लेनी पड़ती है बिफोर अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है दैट दे आस्क मी दैट सर इज इट एन ओथ बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गवर्नर। यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि पूरे इंडिया के लिए एक ही होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, तो वो तो खुद नहीं आएंगे हर एक कैंडिडेट के पास टू लेट हिम मेक एन ओथ। तो वो क्या करते हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट ऑथराइजेज पर्सन्स, वो स्टेट के पर्सन्स हो सकते हैं या सेंटर के पर्सन्स हो सकते हैं, इट ऑथराइजेज देम दैट द persons who want to contest an election वो इनके सामने आए and they will make an oath or affirmation. तो this is an oath or affirmation in front of a person or before a person who is authorized by the election commission of India। ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी ये कैंडिडेट MLA या MLC नहीं बना है, ये बस इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, ये कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ओथ भी, इसका फॉर्म भी 5th शेड्यूल में है। ये आप, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये अभी MLA या MLC नहीं है, ये बस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है। ये चाह रहा है कि दैट ही वांट्स बी एन MLA और MLC। फॉर बीइंग एन MLA फॉर एग्जांपल, वो लोग इसके लिए वोट करेंगे, इसकी पार्टी के लिए वोट करेंगे एंड फाइनली ही विल बी एन MLA और MLC। फिलहाल ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक अस एंड ही वांट्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, सो ही विल सब्सक्राइब एन ओथ इन एब्सेंस ऑफ दिस ओथ। अगर ये ऐसी ओथ सब्सक्राइब ना करे तो ही इज नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन। सो दिस इज ऑल्सो एन क्वालिफिकेशन। नंबर 3, एज फॉर बीइंग अ member of legislative assembly, for contesting an election to be a member of legislative assembly he must be 25 years of age at least, उससे कम नहीं, and for being a member of legislative council he must be 30 years of age at least, and number 4, he must have other qualifications prescribed by the state legislature। ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स देयर आर ओनली 4 क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर। नंबर 1, ही मस्ट बी द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैंने सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बोला। नंबर 2, he must subscribe an oath or affirmation according to form set out in 5th schedule in front of a person authorized by the election commission of India. Number 3, he must have a prescribed age, that means not less than 25 years for a legislative assembly and not less than 30 years for legislative council, and he must have other qualifications prescribed by legislature from time to time। उसके बाद सेक्शन 52 ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर। अगर आप देखें इंडिया में सारे लेजिस्लेचर, चाहे लोकसभा हो या अदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, उनका टेन्योर 5 ईयर्स होता है, उनकी टर्म 5 ईयर होती है। बट आवर स्टेट इज यूनिक दैट वी हैव अ 6 years duration of legislative assembly, so our legislature has 6 years duration। और आपको पता होगा आफ्टर 6 years the legislative assembly automatically dissolves after the expiry of 6 years, ये तो पता ही है। और ये कभी कभी पहले भी
डिसॉल्व हो सकती है अगर गवर्नर चाहे, अगर प्रेसिडेंट चाहे। तो इसके अलावा इन केस ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पीरियड है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। या आपने इमरजेंसी प्रोविजंस में कहीं पे पढ़ा होगा दैट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी इंक्रीज्ड अप टू अ पीरियड ऑफ 1 year एट अ टाइम। ये आपको याद रखना है। वी कैन इंक्रीज इट up to many years, but we can increase it only by 1 year at a time, or after each year we have to renew this extension. तो पहला पॉइंट, you can extend it 1 year at a time, any number of times. लेकिन when the emergency ceases to be operative, जब emergency खत्म हो जाती है तो ये जो legislative assembly है its period can be extended not beyond 6 months after the emergency has ceased to operate. मान लीजिए emergency ceased to operate on 31st December 2017, एक emergency थी, national emergency थी, it stopped its operation on 31st December 2017. तो January, Feb, March, April, May and June, एंडिंग जून, बाय द एंड ऑफ जून लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। आगे चलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे भी टर्म है 6 years जैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का है। लेकिन आपको पता ही है दैट लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें डिसोल्यूशन नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस, तो इसमें डिसोल्यूशन नहीं होता। और 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2nd year। दैट मीन्स हर एक मेंबर 6 साल के लिए मेंबर रहता है, लेकिन एवरी 2 years 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, इट इज़ अ परमानेंट हाउस। आगे चलेंगे, सेक्शन 53 सेशंस ऑफ लेजिस्लेचर, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। पहले आपको पता होना चाहिए समन क्या होता है। समन मीन्स बुलावा, इट इज़ द गवर्नर हु ऑफिशियली समन्स द 2 houses। ठीक है, ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर it is summoned by the governor to meet। तो ठीक है, there must be a gap of maximum 6 months between 2 sessions। आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है, जो एक सेशन होता है इसमें बहुत सारी सिटिंग्स होती है। जो एक सेशन की लास्ट सिटिंग है और नेक्स्ट सेशन की पहली सिटिंग है, इन दोनों के दरमियान 6 months से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। दैट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस, दैट मीन्स बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ 1 session एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन, इट मस्ट इन नो केस एक्सीड 6 months। आगे चलेंगे, प्रोरोगेशन, सेक्शन 53 के अंडर प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन होता क्या है, ऑफिशियली जो एक सेशन को खत्म करता है इट इज द अथॉरिटी ऑफ गवर्नर। देयर आर 2-3 terms, वन इज नोन एज एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट मीन्स एक सिटिंग को खत्म करना। मान लीजिए आज सिटिंग हो रही है तो क्योरम नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ क्योरम कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहता है दैट आई एम एडजर्निंग द हाउस टिल टुमारो 10 AM और 11 AM। तो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक सिटिंग को खत्म करता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, इसको एडजर्नमेंट बोलते हैं। इसके अलावा कभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह सकता है दैट आई एम एडजर्निंग साइन डाई द हाउस। उसका मतलब क्या है, एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है टू सस्पेंड द सिटिंग फॉर एन indefinite period of time, means he suspends the sitting, he says that the sitting is over, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि नेक्स्ट सिटिंग कब होगी। दैट इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट साइन डाई। दैट मीन्स बोथ एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइन डाई, इट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन हो। बट there is other term which is known as prorogation. Prorogation means it ends the sitting as well as the session. That means एक सेशन का खत्म हो जाना, पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कहता है दैट द हाउस इज एडजर्न्ड, उसके बाद गवर्नर ऑफिशियली कहता है that I am proroguing the house. That means he prorogues the house. Prorogue means he ends the session officially. So it is the governor who can prorogue the house. आगे चलेंगे, right of governor to address the house.
तो गवर्नर ही मे एड्रेस द हाउसेस, ठीक, ही has the power to dissolve the legislative assembly, ठीक, after every 6 years it dissolves automatically, but officially it is declared by the governor, और 6 years से पहले भी it can be dissolved by the governor, and the governor can send messages to the house. उसके बाद special address by the governor. जो गवर्नर होता है he can assemble both the houses together. मैं ज्वाइंट सिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दैट गवर्नर दोनों हाउसेस को बुला सकता है, उनको कह सकता है आप बैठो, एंड ही कैन गिव अ स्पेशल एड्रेस. लेकिन ये कब दिया जाता है? कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन. जनरल इलेक्शन हो गया, उसके बाद जो नए लोग हैं लेजिस्लेचर में तो उनको वो बुलाता है एंड ही गिव्स अ स्पेशल एड्रेस. इसके अलावा कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल के पहले सेशन पे ये गवर्नर एक स्पेशल एड्रेस देता है. उसके बाद सेक्शन 56 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो मिनिस्टर्स होते हैं और एडवोकेट जनरल होता है, दे हैव द राइट टू स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस. ठीक, मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल, मिनिस्टर या एडवोकेट जनरल वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है और बात कर सकता है, एंड दे कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी कमेटी ऑफ द लेजिस्लेचर जिसका वो मेंबर हो. चाहे एडवोकेट जनरल हो या मिनिस्टर हो, वो किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं किसी भी हाउस में. दे कैन टेक पार्ट इन द कमेटीज ऑफ द हाउस, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते. वो बैठ सकते हैं, दे कैन टेक पार्ट इन द कमिटीज, दे कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, बट दे हैव नो राइट टू वोट. ये आपको याद रखना है. सो एक हाउस का मिनिस्टर दूसरे हाउस में भी बैठ सकता है, एडवोकेट जनरल किसी भी हाउस में बैठ सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ रिगार्डिंग जहाँ पे मुझे लगा बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है, दैट इज सेक्शन 51. जो मैंने पॉइंट नंबर 2 बोला, सब्सक्रिप्शन ऑफ ओथ मीन्स ही इज अ कैंडिडेट एंड ही वांट्स टू कंटेस्ट एन इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेचर. उस टाइम इसको ओथ या एफर्मेशन लेना है बिफोर, और he has to subscribe an oath or affirmation, he has to sign an oath before a person authorized by the election commission of India. हो गया एक पॉइंट. दूसरा, जब ये मान लो इलेक्ट हो गया टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ये हाउस में तब तक नहीं बैठ सकता अनलेस ही टेक्स एन ओथ बिफोर द गवर्नर और a person authorized by the governor. मेरा मतलब ये है, ये जो सेकंड ओथ की मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल ये फर्स्ट ओथ है. When he contested the election, जब ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बन गया, हाउस में बैठने के लिए he has to make an oath. Means a member of state legislature, यहाँ पे एक कैंडिडेट है, यहाँ पे मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है. A member of the state legislature, when he becomes a member of state legislature, he has to make an oath before the governor or any person authorized by the governor. विदाउट मेकिंग दैट ओथ वो हाउस में नहीं बैठ सकता. अगर वो हाउस में ऐसे ही बैठेगा, ही इज़ लायबल टू पेनल्टी और फाइन. उसके अलावा हो गए 2 ओथ्स. तीसरी ओथ होती है, अगर एक कैंडिडेट था वो अब मेंबर बन गया, अगर वो मेंबर था और वो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर में से है, देन ही कैन समटाइम्स बिकम अ मिनिस्टर. एंड व्हेन अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ, व्हेन अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ही बिकम्स अ मिनिस्टर, ही हैज़ टू टेक अनदर ओथ इन फ्रंट ऑफ गवर्नर. दैट मीन्स देयर आर 3 ओथ्स एट 3 स्टेप्स. ये आपको याद रखना है. What I have seen that most of the candidates have this confusion. So पहली ओथ तब when a person contests an election, वो ओथ जरूरी है because that is a qualification for membership. उसके बाद दूसरी ओथ, when he becomes the member of state legislature, he has to make another oath before the governor in order to sit in the state legislature. तीसरी ओथ when he is made a minister, उस टाइम भी he has to make an oath before the governor. So these are some of the points about state legislature. I may come with another video. Till then, take care. Have a nice day.